अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, आज हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नेम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है, सबसे पहले तो हम बताते हैं ये डिवाइस होती क्या है। तो बेटा, ये जो डिवाइस है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि हम कोई मैकेनिकल एनर्जी इसको अप्लाई करते हैं, इसको देते हैं, और जिसके बाद ये करंट प्रोड्यूस करवाती है। और करंट हमें पता है क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म, तो इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमें करंट की फॉर्म में मिलती है। सो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे करंट जनरेटर को, अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy in the form of current। क्योंकि ये करंट को प्रोड्यूस करवा रही है, और करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल है। तो हमें बेसिकली करंट जो मिल रहा है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। प्रिंसिपल किस पे ये काम कर रही है, जो कि हमने इस चैप्टर में डे फर्स्ट से पढ़ा है कि जब एक कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स उसके क्रॉस चेंज होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। यही बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था। कि क्या था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग है। तो वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय सम मैकेनिकल मीन्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू it changes and hence an EMF is induced in the coil। ये तो हो गया इसकी प्रिंसिपल। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, या बुक में देखिए, मैंने इसको खुद से ड्रॉ किया हुआ है। मैं आपको वो कलरफुल सा दिखाती हूँ ताकि इससे आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये देखिए, आपको रेड साइड पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हमने आपको ये एक ब्लैक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर सा नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल सा, ये है एक कॉयल। इस कॉयल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रहा है। एक साइड पे आप देखिए नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड पे साउथ पोल है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट होना चाहिए, ये शर्त है। तो उसके लिए हम ये जो हमारे पोल्स हैं, इनके जो साइड्स हैं, इनको थोड़ा सा कर्व बनाएंगे। उससे क्या होगा कि ये कांस्टेंट रहेंगे। आप देखें, मैंने नॉर्थ को एन जो रेड से और साउथ को एस से शो किया हुआ है। ये हमारे मैग्नेट के पीसीज हैं। मैग्नेट फ़र्ज़ करें, ये जो हमारा सेटअप है ये एक बहुत बड़े मैग्नेट में रखा हुआ है, यू शेप्ड मैग्नेट है। उसके अंदर ये कॉयल रखी हुई है ब्लैक कलर वाली। तो आप देखिए कि उसके एक साइड पे नॉर्थ पोल होगा और दूसरी साइड पे साउथ। यू शक्ल आप जेन में लाएँ ना, समझे ये यू शक्ल है। मैंने पूरा जो मैग्नेट है वो ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ उसके ऊपर वाले एंड कॉर्नर्स ड्रॉ कर दिए जहाँ हमने कॉयल रखी हुई है। अब कॉयल को नीचे से, ये जो नीचे कॉयल है पॉइंट यहाँ से, इसको हमने आगे कनेक्ट किया हुआ है टरबाइन से। वो टरबाइन क्या करेगी, जब वो टरबाइन घूमेगी, रोटेट करेगी, तो ये कॉयल भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो जब कॉयल रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में, तो आप देखें कि जो ए बी सी डी, अब आप एक और चीज़ ज़हन में रखें कि जो ए बी ये एक साइड है, बी सी दूसरी, सी डी तीसरी और डी ए चौथी। आपको पता है कॉयल कंडक्टर की बनी हुई है, तो इसका मतलब है ये जो कॉयल है इसकी ये जो साइड्स हैं ये सारी, अगर इस तरह से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम अपनी जो है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आसानी के लिए समझते हैं कि जो ए बी एक वायर है, बी सी दूसरी वायर है, सी डी तीसरी और डी ए चौथी वायर है। हम इन सबको हमने कनेक्ट कर दिया है। लेकिन डी ए जो वायर है इसके दरमियान में से काट के वायर को ऊपर जो है, देखें आप नज़र आ रहा होगा, बी और बी प्राइम, जो हमारे एस प्राइम जो है, ये हमारे रिंग्स हैं। अंगूठी देखी है आपने, अंगूठी की फॉर्म रिंग फॉर्म में होती है। तो ये भी बिल्कुल अब आपको समझ आ गई, ये अंगूठी की शक्ल के रिंग है। एस रिंग जो है ये ए वाली साइड से जो वायर ऊपर जा रही है, एक मिनट, ये जो एस रिंग है ये यहाँ से जो ये वाली इससे कनेक्टेड है। ये देखें,
मैंने यहाँ पे फिंगर रखी है, आपको एक ब्राइट स्पॉट नज़र आया होगा। एस रिंग ए वायर से, इधर से ए बी वाली वायर से ऊपर कनेक्टेड है, जबकि जो एस प्राइम रिंग है वो यहाँ से कनेक्टेड है डी वाली साइड से आने वाली वायर से, ठीक है। इन स्विचेस रिंग्स को हमने आगे स्लिप रिंग्स बी प्राइम, ये कार्बन ब्रशेज़ हैं, उनके साथ कनेक्ट किया हुआ है। स्लिप रिंग्स क्या हैं, ये इस ब्रश के साथ पूरे टाइम में जब कॉयल हमारी घूम रही है, देखिए हमने कहा ना कि ये नीचे जनरेटर से अटैच है, तो ज़ाहिर है ये घूमेगी, तो इस टाइम में जब कॉयल घूमेगी तो ये देखें ये रिंग्स जो हैं ये इसको घूमने में आसानी से मदद देंगे कि ये इस ब्रश के साथ पूरा टाइम अटैच रहेंगे और रिंग जो है वो घूमता रहेगा, रिंग जो है वो घूमता रहेगा और ये ब्रश के साथ मुसलसल अटैच रहेगा। चाहे ये वाली साइड घूम घूम के जो है ना इसकी ये वाली साइड इधर आ जाए, इस ब्रश के साथ अटैच हो, यानी ये अंदर उसके साथ टच करते हुए, जैसे आप एक जहन में ले आएँ कि एक अंगूठी और वो आप अपनी हाथ के थैली के साथ टच करके उसको यूँ घुमाते जाएं तो वो मुसलसल हाथ के थैली को टच कर ही रखे, लेकिन अंदर वो घूमेगी। तो सेम ये ऐसे ही चीज़ होगी, ऊपर वाला भी ऐसे ही काम करेगा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं साइड पे जो मैंने बी के साइड पे एक ब्लैक वायर ऊपर जा रही है, ये है दोनों करंट लीड्स, इन्हें कहते हैं करंट लीड्स। इनसे करंट जो है वो बाहर जाएगा और फिर एक साइड से बाहर जाएगा और फिर ऊपर से सर्किट में से होके वापस आएगा। ये तो हो गया हमारी सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा कि एसी जनरेटर में जो हमारे रिंग्स होते हैं ये स्लिप रिंग्स होते हैं, ये अपने वाली वायर से अलहदा नहीं होते, ये एक ही ब्रश के साथ अटैच होते हैं, ये अलहदा नहीं होते, ये कॉइल के घूमने के दौरान भी अपने कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच रहते हैं। ये तो होगी हमारी कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ही सिंपल थी। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा रीड करते हैं कंस्ट्रक्शन को। आर्मेचर, आर्मेचर जो है ये इसका ये अंदर वाला कॉयल पोर्शन है। आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ अ कॉयल ऑफ कॉपर वायर। इंसुलेटेड का मतलब है, इंसुलेटेड का मतलब ये है कि वो कॉपर वायर्स की जो हमारी कॉयल है इसमें एक वायर जो है वो एक चीज़ के ऊपर रेक्टेंगुलरली लपेटी हुई होती है, तो एक वायर और दूसरी वायर के दरमियान जब हम वायर को लपेटेंगे तो आप देखें एक चक्कर आएगा फिर अगला चक्कर, तो जो दो चक्कर होंगे उनके दरमियान में इंसुलेशन होती है, ठीक है। द कॉयल कैन रोटेट अबाउट एन outer magnetic field. This armature is placed in the uniform field which is produced due to the magnet or an which is produced due to a pole magnet or a electromagnet। ये जो आपको मैग्नेट नज़र आ रहा है, हमने कहा कि आर्मेचर को अब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलता है, ये हम एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट या कोई बहुत बड़ा दूसरा क्या कहते हैं परमानेंट मैग्नेट जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्लिप रिंग्स, जो कि मैंने अभी बताया कि दे आर टू स्लिप रिंग्स एस प्राइम, जो ब्लैक से आपको नज़र आ रहे हैं। दे आर टू स्लिप रिंग्स एस प्राइम, दिस इज़ एस एंड दिस इज़ एस प्राइम, ठीक है। तो स्प्लिट दे आर टू स्लिप रिंग्स एस प्राइम विद विच द टू एंड्स ऑफ द कॉयल आर टच्ड। Carbon brushes are BB prime which touch the slip rings are used to collect current from the armature। अब हम इसको देखें, जब ये कॉयल रोटेट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और करंट प्रोड्यूस होगी, जो कि आपको ब्लू एरो लाइन से नज़र आ रहा है, मैंने आई लिखा हुआ है। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, ए बी से डाउनवर्ड और सी डी से आउटरवर्ड, और ये बाहर करंट चला जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि कॉयल जब कंडक्टर घूमेगा तो उसके क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी, सही है। अब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। करंट की डायरेक्शंस कैसे निकलनी है कि ये इस ए बी की साइड पे डाउनवर्ड, सी डी की साइड पे अपवर्ड कैसे हैं, ये पहले तो हमें इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी, उसके बाद, ठीक है। तो उसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। हमने अभी कहा कि यहाँ पे कॉयल के घूमने से उसमें करंट पैदा हो रही है, तो हमें मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट दोबारा लेके आना पड़ेगा। हमने मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट की थी, उसमें हमने क्या कहा था कि जब एक कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसमें करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। सो हम देख रहे हैं कि इसमें दो करंट्स पैदा हो रहे हैं, एक करंट पैदा हो रहा है डाउनवर्ड ए से बी की तरफ और दूसरा करंट पैदा हो रहा है एट ए टाइम दो साइडों पे करंट पैदा होगा, एक ए से बी वाली साइड में और दूसरा सी से डी साइड में। तो एट ए टाइम दो करंट्स पैदा होंगे तो दो डायरेक्शंस में करंट पैदा हो रहा है, इसका मतलब है दो तरह की पोटेंशियल जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही हैं।
एक ईएमएफ ए बी साइड पे इंड्यूस्ड हो रही है जिसकी वजह से करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, दूसरी ईएमएफ सी से डी साइड की तरफ जो है इंड्यूस हो रही है जिससे करंट अपवर्ड फ्लो करता है। तो चलो, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड एट द साइड ए बी इज वी बी एल साइन थीटा अकॉर्डिंग टू द मोशनल ईएमएफ। हम यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे। And the direction of this induced current in the wire AB is the same as that of the force experienced by the positive charges in the wire। तो जाहिर सी बात है करंट की डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कंडक्टर के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस पर। ऊपर से नीचे की तरफ लगेगी तो करंट भी ऊपर के नीचे की तरफ होगा। सेम इज़ द फंक्शन फॉर द करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द साइड सी डी। तो ई सी डी आप एप्सिलॉन देख रहे हो, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द साइड सी डी इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। द नेट कंट्रीब्यूशन टू ईएमएफ बाय साइड बी सी एंड सी डी इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एक साइड पे करंट डाउनवर्ड है और दूसरी साइड पे अपवर्ड है। तो अगर हम टोटल करंट देखें तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो रहा है। ओह, ये क्या हुआ? अब हम कैसे कैलकुलेट करें? हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि सिंस बोथ द ईएमएफ्स इन द साइड्स ए बी एंड सी डी ड्राइव करंट इन द सेम डायरेक्शन अराउंड द लूप, सो फॉर टोटल ईएमएफ इन द लूप इज ई ए बी प्लस ई सी डी। अगर हम इनको अलहदा देखें तो एक साइड पे करंट डाउनवर्ड है और एक साइड पे करंट अपवर्ड है। तो टोटल जो ईएमएफ्स हैं दोनों साइड्स पे, इसका मतलब है इक्वल और अपोजिट ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है ईएमएफ ज़ीरो है। सो द फोर्सेस जो हैं on inside BC and DA is not along the, so the force acting on the charges inside the BA is not along the wire BC and DA। तो इसी तरह से EMF जो BC और DA में पैदा होंगी, क्यों? देखिए उसमें BC और DA में जो EMF प्रोड्यूस हो रही हैं ये हमारी BC और DA, ये हमारी ये वाली साइड्स हैं। B से सी की तरफ आप चलें, बी से सी की तरफ जाएं और डी ए, ठीक है। इन साइड्स पे हमारी जो नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईएमएफ होगा वो ज़ीरो होगा। उसकी वजह क्या है कि इसमें जो हमारे चार्जेस पे फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रही हैं वो अलोंग द वायर एक्ट नहीं कर रही। वो यहाँ पे ये वाली साइड्स हैं ये चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाती हैं, तो इसमें जो फोर्सेस हैं वो परपेंडिकुलर एक्ट। इसमें ये साइज़ चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो रही हैं, और हमने पढ़ा था कि जब मोशनल ईएमएफ में पढ़ा था कि अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर रखेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, अगर पैरेलल रखेंगे तो नहीं। तो चूँकि ये साइड्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है इसलिए यहाँ पे करंट पैदा नहीं होगा। तो जो टोटल हमारा करंट पैदा हुआ है वो कितना है? वो है हमारे पास वी बी एल साइन थीटा प्लस वी बी एल साइन थीटा टू वी बी एल साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। दोबारा इकट्ठा किया। अगर एन टर्न्स के लिए है, टोटल एन टर्न्स ऑफ द कॉयल है, तो हर कॉयल के लिए इतना इतना होगा। तो सारे कॉयल एन कॉयल्स का जब एक एक का जमा करेंगे तो ये 2 वी बी एल फिर 4 वी बी एल वो जमा होता जाएगा, यानी एन वी बी एल साइन 2 एन वी बी एल साइन थीटा। हमें पता है, हमने 5th चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर कैसे होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो हम यहाँ पे v की जगह पे आर ओमेगा पुट कर देंगे, n ओमेगा बाहर लेंगे, 2 RL बी साइन थीटा 2 RL। R इज़ द रेडियस ऑफ द कॉयल, यानी सेंटर से अगर हम सेंट्रल एक्सिस से साइड तक का फासला देखें तो वो R है। L इज़ द लेंथ ऑफ द कॉयल, 2 RL इज़ द एरिया ऑफ द कॉयल हमें मिल जाएगा, जैसे 2 एरिया मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो 2 RL इज़ द एरिया ऑफ द कॉयल एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हमें पता है बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। सुपर वाली इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा n ओमेगा ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह पे हम ओमेगा पुट करेंगे, ओमेगा टी n ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। दिस इक्वेशन शोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरीज। अब यहाँ से हम देखें हमारा जो फार्मूला निकला है 4th इक्वेशन में, ये मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ, दिस इज़ एन, ये वाला n ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस सारे सेटअप में, इस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो अभी हमने पढ़ी है वो बराबर है साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या है? हमारी कॉयल का एंगल, ठीक है। तो ये देखें साइन 90 होगा तो हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, साइन 0 यानी कॉयल जब हम अगर कॉयल की वायर जो है वो पैरेलल हो जाएगी जिस साइड जब तो करंट
नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो हमें इस तरह से मिलेगा कि पहले करंट जो है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा, फिर मैक्सिमम से मिनिमम होगा, ज़ीरो हो जाएगा, फिर ज़ीरो से दूसरी अब डायरेक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। करंट जो पहले एक साइड से एंटर हो रहा था अब उस साइड से बाहर निकलेगा, ठीक है। और इस तरह से हमें एक वेरिएबल करंट मिलेगा जो कि हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन बदलेगा। और आपको एक बात बता दूं कि अगर करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो हर हाफ साइकिल के बाद, यानी पहले वो ज़ीरो से मैक्सिमम जाए, मैक्सिमम से ज़ीरो हो जाए, फिर उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लें, पॉजिटिव साइड नेगेटिव और नेगेटिव साइड पॉजिटिव हो जाए, और अगेन दोबारा से वो मैक्सिमम हो, बढ़े और फिर ज़ीरो हो जाए, फिर अपनी डायरेक्शन रिवर्स करके पुरानी डायरेक्शन पे आ जाए। तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और ऐसे सोर्स को हम अल्टरनेटिंग सोर्स कहते हैं, ठीक है। सो आप देख लें हमारी इक्वेशंस में जो मैक्सिमम ईएमएफ आई है वो होगी, मैक्सिमम ईएमएफ हमें मिलेगी एन ओमेगा ए बी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि 1 होती है। सो इक्वेशन हमारे पास ई जो है ये आएगी, अब ई नॉट क्या है, एन ओमेगा ए बी, यानी मैक्सिमम ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है इसमें हम एन ओमेगा ए बी की जगह पे यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे और इक्वेशन हमें मिल जाएगी एप्सिलॉन इक्वल्स टू, यानी करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ पे हम प्रोड्यूस्ड बोलेंगे, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है मैक्सिमम ईएमएफ, इसे हम कहते हैं पीक ईएमएफ ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर हम ईएमएफ को आर से मल्टीप्लाई करवा दें तो करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता है वोल्ट वी ओवर आर कर दें जो हमारी कॉइल की वोल्टेज है, तो हमें मिलेगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारी दो बेसिक इक्वेशंस आ गई हैं। ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई पे पुट कर सकते हैं, तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी, ठीक है। इसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये हम इंशाल्लाह कल दोबारा से मैं इसको सारा बढ़ाऊंगी कि ये इंक्रीज़ कैसे होगा, ये डिक्रीज़ कैसे होगा, ये ज़ीरो कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये डायरेक्शन कैसे चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।